प्रेसिडेंट की पोती की गाड़ी जो उसका उसका साथ गार्ड था, व्हाइट हाउस से 5 ब्लॉक के फासले पे गन पॉइंट पे छीन ली गई। डिफेंडिंग पुलिस मूवमेंट इन्होंने चलाई थी, जिसकी वजह से इस वक्त पुलिस में कोई नहीं जा रहा है, जो कि ये डेमोक्रेट चाहते थे कि पुलिस डिपार्टमेंट खत्म कर दिया जाए, जेलें खत्म कर दी जाए। और जिस तरीके से ये एक रेडिकल किस्म की ये चीजें करते हैं। बॉर्डर इस वक्त खुला है, 1 महीने में 2.5 लाख लोगों ने बॉर्डर पिछले महीने क्रॉस किया। तो इस वक्त हर दूसरा बच्चा ड्रग पे है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हैं, अदालतें जुडिशरी फेल हो चुकी है। वाहिद एक लीडर ने दी है मोदी साहब ने। देखिए उनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, लोग कहते हैं सारी इधर उधर की बातें, लेकिन जो भारत को सबसे बड़ा तोहफा उन्होंने दिया वो नेशनलिज्म का है। और वो एब्सोल्युटली उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी ग्रोथ, इट इज पीपल हैव प्राइड इन देयर नेशनैलिटी, पीपल हैव प्राइड इन देयर ग्रोथ। तो वो ये चीजें जब तक ना हो, कौमें तरक्की नहीं करती। मैं हमेशा ये कहता हूं एज ए पाकिस्तानी, काश हमें भी कोई ऐसा लीडर मिले जो नेशनलिज्म दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और एक बार फिर से हमारे साथ साजिद दार साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। दार साहब, एक दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले तो सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू के हत्या की साजिश का इल्जाम एक भारतीय जो मूल के नागरिक हैं उनके ऊपर लगाया गया है अमेरिका में। अभी कोई हालांकि कोई ऐसे सबूत नहीं है, लेकिन ये एक साजिश की ओर इशारा करता है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप अमेरिका में हैं और भारत को भी आप अच्छे से समझते हैं। अंबर, मैं इसको 3 इसके चीजों में डिवाइड करूंगा इस सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो सिक्स ऑफ जस्टिस जो है या खालिस्तान का आइडिया इज नॉट दैट पॉपुलर आइडिया टू बिगिन विद। ये मैं खुद अमेरिका में भी हूं, मेरी बिजनेस पार्टनरशिप मेरे जो बहुत मेरी फैमिली से भी ज्यादा है मेरे साथ, जसदीप सिंह उनका नाम है। वो खुद एक ना सिर्फ वो सिख हैं बल्कि वो एक प्रोमिनेंट लीडर हैं सिख कम्युनिटी के। मेरा 30 साल 35 साल से उनके साथ मेरा भाईचारा है, तो उसमें मैं देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता रहूँ। ये मेरे ज्यादातर लोग जो हैं ये ऐसे एक शुगल के तौर पे करते हैं। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी बड़ी फॉलोइंग है नहीं है, और इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल आइडिया टू बिगिन विद। अब उस चीज को आज ये क्यों यहाँ पे इतना बड़ा इशू बनाया गया, खासकर अमेरिका के अंदर। और मैं अच्छा एक और चीज बताऊंगा, उनको सबसे ज्यादा फायदा इस सारी चीज का जो न्यूज बन रही है वो इसी खालिस्तानी माइंडसेट को फायदा है उसका। और जो उसके फाउंडर है, वकील है, उनको भी फायदा होगा जाहिर है। पहले वो इमिग्रेशन पॉलिटिकल असाइलम पे वो उनका सारा ज्यादातर कारोबार था, और उसमें वो प्रमोट करते थे इस चीज को कि वो उनको सूट करता था। तो आज भी सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को हो रहा है, क्योंकि वो खबरों में है। उनको लोग फंड देंगे, जो सिख दोस्त हैं, वो जो लोग उनको सपोर्ट करेंगे, वो एक कारोबार जो बिजनेस है वो आगे चलेगा। इस सारे मुद्दे से जो सबसे ज्यादा फायदा है वो उन्हीं के उस ऑर्गेनाइजेशन को है और खालिस्तानी माइंडसेट को है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि जो दूसरा इसका मैं जो इसको जिस नजर से देखता हूँ इकोनॉमिक का है। इकोनॉमिक्स की वजह यह है, स्टैंडर्ड एंड पुअर की रिपोर्ट के मुताबिक कल ही रिपोर्ट आई है कि भारत की इकोनॉमी इज वे अहेड ऑफ ग्रोथ में, वे अहेड ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी से। बल्कि दुनिया के किसी मुल्क से भी सबसे ज्यादा तरक्कियों पे भारत की इकोनॉमी है। बल्कि उसके साथ मैं ये एक चीज उसमें अटैच करना चाहूंगा कि कल किसी ने बड़ा खूबसूरत तरीके से कहा कि व्हेन चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज। तो जो इस वक्त कोविड के बाद सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हुआ, जो बड़े बड़े सीईओ कंपनीज के डिसीजन ले रहे हैं कि चाइना से बिजनेस को निकाल रहे हैं, जिसमें टेक कंप्यूटर टेक है, फार्मास्यूटिकल, वो सारा बिजनेस भारत में जा रहा है। अब उसकी तकलीफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्लगिश है। तो वो इस तरह के इशू बनाकर भारत को थोड़ा सा मलाइन करना चाहते हैं, वो उसको रखना चाहते हैं टू यूज एज ए हैंडीकैप। दूसरी थ्योरी ये है। अब उसमें तीसरी थ्योरी जो मैं समझता हूं वो उसमें ये क्या है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी पॉलिटिकली उनके बहुत बुरे हालात। उन्होंने कहा तो है कि मैं इलेक्शन में आगे जाऊंगा, लेकिन इस वक्त
कल परसों भी वो फ्लोरिडा में सारे इकट्ठे हुए, ना सिर्फ वो, उनके साथ हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, ओबामा वगैरह इकट्ठे हुए। और सबसे बड़ी मिसाल ये देना चाहूंगा कि आज रात यहां पे एक बहुत बड़ी डिबेट हो रही है। रॉन डिसेंटिस जो फ्लोरिडा के गवर्नर हैं और जो कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम है, यहां पे ये समझा जा रहा है कि गवर्नर न्यूसम विल बी द नेक्स्ट कैंडिडेट फ्रॉम द डेमोक्रेट पार्टी। लेकिन डेमोक्रेट जो पार्टी है उनकी पॉलिसीज की वजह से इस वक्त करंट एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज देख लें कि कल एफबीआई के एक एजेंट की गाड़ी, सरकारी गाड़ी जो है, वो गन पॉइंट पे उससे वॉशिंगटन डीसी में छीन ली गई है। 2 हफ्ते पहले प्रेसिडेंट की पोती की गाड़ी, जो उसका साथ गार्ड था, व्हाइट हाउस से 5 ब्लॉक के फासले पे गन पॉइंट पे छीन ली गई है। डिफेंडिंग पुलिस मूवमेंट इन्होंने चलाई थी, जिसकी वजह से इस वक्त पुलिस में कोई नहीं जा रहा है, जो कि ये डेमोक्रेट चाहते थे कि पुलिस डिपार्टमेंट खत्म कर दिया जाए, जेलें खत्म कर दी जाए। और जिस तरीके से एक रेडिकल किस्म की ये चीजें करते हैं। बॉर्डर इस वक्त खुला है, 1 महीने में 2.5 लाख लोगों ने बॉर्डर पिछले महीने क्रॉस किया। तो इस वक्त हर दूसरा बच्चा ड्रग पे है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हैं, अदालतें, जुडिशरी फेल हो चुकी है। तो ये सारी चीजें, बॉर्डर खुले हैं, जब मुल्क गिर रहा है, इन्हें ऑक्सीजन चाहिए थी किसी न्यूज के जरिए। ये इसकी तो कहीं ना कहीं अपनी फेलियर का ठीकरा भारत के ऊपर मारने की कोशिश कर मैं रहे अब हैं। जिस तरह कल कहूंगा कि शिकागो जो है, जिसमें तकरीबन पिछले 55 साल से 60 साल से डेमोक्रेट उसको रन कर रहे हैं, कल बड़ी खूबसूरती के साथ मेयर ने खड़े होकर कह दिया, कहता ये तो डोनाल्ड ट्रंप का कसूर है जो शिकागो फेल हो रहा है। आज ये पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां वाल की बात करते थे, अब जब 2.5 लाख बंदा महीने का क्रॉस करता है बॉर्डर इलीगल, तो ये कह देते हैं तो ट्रंप की फिलॉसफी थी। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पे इनको ऑक्सीजन चाहिए थी। कल यहां मीडिया ने, जो एंटी इंडियन लोग थे, जो कुछ भी है, उन्होंने कल खुल के अपनी वो उन्होंने सारी स्टीम निकाली है, गुस्सा निकाला है सारा। तो लेकिन उसकी मैं एक बात ये बताना चाहूंगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसकी वजह ये है, जस्टिन ट्रूडो ने इसको छेड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसके एंड पे उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी थी, द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी के साथ हम जो है वो पंगा नहीं ले सकते। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि अमेरिका साथ मिले, उनके साथ बर्तानिया मिले, जॉइंट स्टेटमेंट दे, I5 कंट्रीज इकट्ठे हों, ये भारत के खिलाफ जो है एक पूरी लॉबी बनाए। उसके पीछे तो उनके वो सिख वोटर्स के ऊपर वो जो जस्टिन ट्रूडो कैपिटलाइज करना चाहते थे, उनको वो मुंह की खानी पड़ी। अब इस वक्त जो अमेरिका कर रहा है, एक तो सबसे पहले अभी तक ये ही सेड शी सेड है, अभी तक कोई उन्होंने शवाहिद नहीं दिए, अभी तक कोई नाम नहीं दिए। एक गुप्ता साहब को एक कैरेक्टर बनाया गया है चेक रिपब्लिक में, उनको होल्ड पकड़ा गया है। अब वो क्या प्रूफ ये दे पाएंगे, क्या नहीं दे पाएंगे, ये अभी सारे आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन इसमें से क्या निकलेगा मैं बताता हूं। वजह ये है, अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दे आर फटीग्ड, ग्रोइंग पेन्स। इनके आने वाली जनरेशन मैथ को कहती है रेसिस्ट है। इन्होंने इनोवेशन में बहुत पीछे जा चुके हैं। इस वक्त सबसे जितने आईवी लीग स्कूलों में जाए, सिर्फ 2 ही बच्चे नजर आते हैं किस्म के, या इंडियन हैं या चाइनीज है। चाइना और इंडिया इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। उसकी मैं एक मिसाल देना चाहूंगा, उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। इस वक्त गाजा का जो इशू है, सारे मुसलमान फॉरेन मिनिस्टर कहां इकट्ठे हुए हैं? बीजिंग में। उसके बाद कहां गए हैं? वो न्यू दिल्ली गए हैं। ये सारे लोग पहले कहां मिला करते थे? कैंप डेविड के अंदर। अब क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि उसकी वजह यह है कि इनके पास बचा कुछ नहीं है। फॉल ऑफ काबल, और जो नई जनरेशन है उन्होंने टावल ड्रॉप कर दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आगे वर्ल्ड लीडर। ओबामा साहब ने इनको बताया था कि यू डोंट हैव टू बी लीडर ऑल द टाइम, you don't have to be winner all the time, just sit on a back seat, let China rise, और उसके बाद just see it। तो वो वही देख रहे हैं इस वक्त। मैंने आपको बताया हर दूसरा बच्चा जो है वो ड्रग्स एडिक्टेड है, और उनको बताया जाता है आज भी। आधा कंट्री तो आज भी घर से बैठ के कहते हैं वर्क फ्रॉम होम, हालांकि इन्हें पता है घर से काम नहीं होता, घर से काम नहीं होता। Absolutely। घर में लेटे पड़े हैं और वीड पी रहे हैं, यही इनको बताया जा रहा है और वो कर रहे हैं। और अगर ये कौम, अच्छा एक छोटी सी मिसाल एक और भी दे, जो काबल में अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, वो दुनिया की, इंडिया या चाइना को किस तरह चैलेंज करने की सलाहियत रखते हैं? टोनी बिल्कर आज 3री दफा इजराइल पहुंच चुके हैं। हर मुल्क के अंदर मिडिल ईस्ट में वो 2-2 दफा गए हैं, किसी ने घास नहीं डाली।
तो ये कंट्री किसी का क्या बिगाड़ने की सलाहियत रखता है? ये मेरा ओपन क्वेश्चन है इनके लिए। एब्सोल्युटली। वैसे भी इंडिया तो, चाइना तो किसी की सुनता ही नहीं है, लेकिन इंडिया भी किसी के बाप की नहीं सुनता है। नहीं सुननी ऐसे चाहिए। में ये किस तरह से इस तरह का एक जोखिम उठा रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। प्लस इंडिया किसी पे ऐसा उतनी ज़्यादा जबकि यूएस के साथ एक अच्छी और पुरानी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं बार-बार? नहीं, पहले कनाडा। अंबर उसमें मेरा एक पॉइंट ये भी होगा, हुँ, ये जो अमेरिका, कनाडा और यूरोप जो है, ये हुँ। पॉलिटिकल असाइलम के चक्कर में ऐसे ऐसे लोगों को यहां पे रिफ्यूज क्यों प्रोवाइड करता है? मेरा ये ओपन चैलेंज है इनके लिए। मैं सिर्फ ये ना कहिएगा कि मैं सिर्फ शायद मैं इंडिया की बात कर, अब कनाडा की देख लें। ताइमल टाइगर्स को वो पनाह देते रहे वहां पे। उन्होंने मुजीबुर रहमान का कातिल है, उसको उन्होंने वहां पे पनाह दे रखी है आज तक। बांग्लादेश अपना पूरा जोर लगा चुका है कि उसको हमारे हवाले किया जाए। अब वहां पे बैठ के खालिस्तान ये को किस पॉलिसी तरीके से, क्या है वैसे, तारिक साहब, ये क्या पॉलिसी है कि आप दुनिया भर हर देश के इस तरह के क्रिमिनल्स को आप रिफ्यूज देते हैं? नहीं, ये शरारती माइंडसेट है। ये ज़हन में रखिएगा कि भारत और अमेरिका जो है, अगर आज मुझसे ज़ाती तौर पे पूछे, अमेरिका वाज़ नेवर अ ट्रस्टेबल पार्टनर टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। इराक के साथ भी इनकी बड़ी दोस्ती थी। बल्कि ईरान के खिलाफ जंग में इन्होंने इराक को क्या नहीं दिया, इन्होंने असला इन्होंने दिया, पैसा इन्होंने दिया ईरान के खिलाफ। फिर इन्होंने सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया? दे आर प्रूवन नॉन ट्रस्टी एलाइज मैटर ऑफ फैक्ट इन द वर्ल्ड। और आज वो उसमें आप देखें, दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा एड कहां जाती है? इजिप्ट जा रही है, टर्की जा रही है, इसराइल जा रही है, और के जा रही है। हम जैसे लोग जो कि हार्ड वर्किंग है, उनका ब्लड एंड स्वेट जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा एंटी अमेरिकन, पाकिस्तान देख लें आप। पाकिस्तान चल ही अमेरिका के टुकड़ों पर है, लेकिन एंटी अमेरिकन सेगमेंट जो है, इमरान खान ने टोटल पॉलिटिक्स ही उस पर की। यही वजह है कि इनकी पॉलिसीज ही ऐसी हैं कि जहां भी अमेरिकन इंटरेस्ट आता है फौरन आंखें फेर लेते हैं। तो वो मैं उसमें ये, अच्छा, यही चीजें इनकी जो होती हैं कि ये फाइलें फोल्डर बना के तो ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। अब इस पे या तो कल शरारत की है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे पड़ा है, तो खुल के दें सारे, फिर प्रूफ क्यों इस तरह मेरा मकसद है, इशारों में बातें क्यों कर रहे हैं भाई? अगर आपके पास चीजें हैं तो सामने रखो टेबल पे। और तीसरी मेरा एक और क्वेश्चन है, आप खुद क्या क्या नहीं करते? आपने खुद यहां पे कानून बनाया था प्रीएम्प्टिव अटैक का, जॉर्ज बुश पीरियड में, कि हम जहां दिल होगा जिस कंट्री के ऊपर मर्जी चढ़ जाएंगे जाके। आपने इराक को तोड़ के रख दिया, उसकी हालत देखें। लिबिया 3 हिस्सों में है इस वक्त। और उसके बाद साउथ अमेरिका में इन्होंने क्या क्या नहीं किया सीआईए ने। आप देखें किस तरीके से लोगों की हुकूमतें टापल करते हैं, किस तरीके से इन्होंने इजिप्ट के अंदर अख्वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत को टापल किया। तो खुद क्या नहीं करते फिर दूसरा को करे? अब मैं उसमें जस्टिफाई करूंगा, उसकी वजह क्या है कि जब हुसन आता है, नजाकत आ जाती है। इस वक्त अगर आपकी फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है, अगर आपका तीसरे नंबर पे इकॉनमी में आप आ रहे हैं, जब समबडी इज ट्राइंग टू चैलेंज यू, यू हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट इट। अगर किया है तो क्या इसमें क्या मजाक है? इसमें क्या क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो जो तंग करेगा उसको, अगर अगर कानून उसको नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली उसमें लोगों ने आगे तो बढ़ना है, लोगों ने जिंदगियां तो गुजारनी है। उसमें मेरे ख्याल में तो कोई हर्ज नहीं है। दुनिया में ये होता है और कोई नई बात नहीं है जो कुछ भी हुआ है। लेकिन ये सब जो चल रहा है, और अभी जो पहले तो कनाडा की तरफ से हुआ कनाडा की तो भारत ने नहीं सुनी, और सारे ही खरी मतलब एक कड़ा रुख कनाडा को भारत की तरफ से देखने के लिए मिला। लेकिन जो यूएस की तरफ से ये शुरुआत हुई है, हालाँकि अभी कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हवाई फायर हैं। ऐसे में यूएस और जो इंडिया रिलेशंस हैं, इसपे इन सारी चीज़ों का कोई असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। उसकी वजह ये है, इस वक्त अमेरिका के पास क्या चॉइस है कि भारत के साथ रिलेशनशिप खराब करके बैठ जाए? कोई चॉइस नहीं है। यूक्रेन के मामले में कौन सा दूसरा इनके पास ऑप्शन बी है इंडिया के बगैर? इनके पास इस वक्त चाइना के सामने खड़े होने के लिए उस ईस्ट के अंदर इनके पास कौन बड़ा पार्टनर है भारत को जो रिप्लेस करके चले जाएंगे? हाँ, पाकिस्तान के साथ आजकल ये लवी-डवी हो रहे हैं। उनको कभी 70 बिलियन दे रहे हैं, मिलियन दे रहे हैं, आई एम सॉरी, 70 मिलियन दे रहे हैं। कभी अपने मिडल ईस्टर्न एलाइज को कहते हैं आप इनको कुछ दे दो, दाना-वाना डाल दो, और उन्होंने वो अपना बंद कर दिया बिल्कुल सी पैक इनके प्यार में फिर दोबारा। क्योंकि पाकिस्तान को तो जो डॉलर दिखाता है उसके साथ उसी वक्त 10 मिनट में चले जाते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान क्या कर पाएगा भाई? पहले पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू से, मैं पाकिस्तानी, मुझे अक्सर पाकिस्तानी भी डबल गेम करते रहे हैं।
उधर से इनको भी करते रहे, इनके पास खुद को प्रूफ है कि साथ तालिबान को भी सपोर्ट करते रहे। तो इनको भी पता है, और पाकिस्तान को तो उन्होंने बड़े अरसे से ट्राई कर रखा है ना। भारत के साथ तो अभी नए नए लवी डवी हुए। और दूसरा मुझे एक और बात कहूंगा, ठीक है इंडिया के साथ आपने पंगा लेना है, लेकिन यहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है उसका क्या करेंगे आप? वो इस वक्त इज रिचेस्ट एंड मोस्ट एजुकेटेड डायस्पोरा इन द यूएस। अब मुझे उनको उसको छोड़, कैमला हैरिस का क्या करेंगे आप? निक्की हेली और रामास्वामी जो है और 5 कांग्रेसमैन, उनको किस तरह रिप्लेस कर लेंगे भाई? और उनको भी छोड़ दें। इस वक्त मैं समझता हूं अमेरिका की आधी इनकम जो है, नए बिलियनर सारे बनी भारतीय रहे हैं, तो उनको किस तरीके से ये कर लेंगे भाई? इनका देखो इस रिलेशनशिप में अमेरिका ये सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है 2 चीजों की। एक तो लोगों को तवज्जो अपनी नाकामियों से हटाने की, और दूसरा भारत को थोड़ा सा दबाने की कि ये हमारे कंट्रोल में रहे आगे पीछे। लेकिन एक मैं ये बात बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर और इस वक्त से द वे द मोदी साहब इज पॉपुलर इन इंडिया, दिस इज नथिंग, दिस दे कैनॉट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ इंडिया पीरियड। ये मैं बता रहा हूं आपको, और रियलिस्टिकली बता रहा हूं, स्टैंडर्ड ऑफ पुअर की रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूं, द वे द इंडियन इकोनॉमी इज मूविंग। और वो जिस अपने कोर्स पे रहे आपने, तो नोबडी कैन स्टॉप, इट्स रिटन एवरीवेयर, द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। और उसमें मैं ये कहूंगा, ना सिर्फ भारत है, चाइना भी इज देयर। चाइना की इस वक्त थोड़ी इकोनॉमी स्लगिश है, लेकिन दे आर स्मार्ट पीपल एट द सेम टाइम। वो देखें जिस तरीके से प्रेसिडेंट शी आए हैं 2-3 हफ्ते पहले, वो ऑलमोस्ट यहां मिले जब बिजनेसमैनों से, तो ऑलमोस्ट मिन्नतें तरले उनके करके गए हैं कि वो प्लीज कम बैक, वी आर अमेरिकन फ्रेंड्स, वी आर दिस एंड दैट। वो अपनी पूरी ट्राइयां कर रहे हैं। और उनका पढ़े जरा, उनकी जब मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ता हूं, रिमार्केबल। बल्कि इलॉन मस्क ने एक दफा कहा था कि यहाँ पे अमेरिकन जो है वो रोजाना एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि काम पे ना जाएं, लेकिन मेरे जितने प्लांट हैं इस वक्त चाइना में, दे आर रनिंग 24/7। और जो वहां का कॉन्सेप्ट है 690 का, कि 6 दिन काम करना है और 9 घंटे रोज काम करना है 90 डेज में। उनका एक फार्मूला से एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड वर्क के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और जो ग्रोथ है, जिस तरीके से आपने चंद्रयान का किया है, द्वितीय 1 का किया है, द वे जो एक एपेटाइट है आपकी यूथ के अंदर आगे बढ़ने की, इस रिमार्केबल। तो जो आपको वाहिद एक लीडर ने दी है मोदी साहब ने, देखिए उनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, लोग कहते हैं सारी इधर उधर की बातें, लेकिन जो भारत को सबसे बड़ा तोहफा उन्होंने दिया वो नेशनलिज्म का है। और वो उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी ग्रोथ, इट इज पीपल हैव प्राइड इन देयर नेशनैलिटी, पीपल हैव प्राइड इन देयर ग्रोथ। तो वो ये चीजें जब तक ना हो, कौमें तरक्की नहीं करती। मैं हमेशा ये कहता हूं एज ए पाकिस्तानी, काश हमें भी कोई ऐसा लीडर मिले जो नेशनलिज्म दे सके। लोग इसको ट्विस्ट करते हैं। और मैं हमेशा एक और बात कहूंगा कि जब आप ये दौर अब वो नफरतों का नहीं है, जब तक आप दिमाग खोल के सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, और तरक्की ही बहुत ज़रूरी है किसी भी परिवार के लिए, कंट्री के लिए, शहर के लिए। जब तक आप तरक्की नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। लेकिन तारिक साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि आप अमेरिका में हैं, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं अभी, ख़ास तौर से इंडिया को लेके, क्या पाकिस्तान के सॉरी, अमेरिका के अवाम इस बारे में सोच रहे हैं? क्या उनके ओपिनियन है इस सारी पूरे मसले को लेकर? देखें, जो एक खास तबका ही है जो खबरों पे, न्यूज पे तवज्जो देता है, उसकी मैं वजह बताता हूं कि मैं सारा दिन बाहर होता हूं, लोगों में होता हूं, बात करता हूं। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को तो ये नहीं पता कि इस वक्त अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट कौन है। मैंने बल्कि आज से बहुत अरसा पहले मैंने एक सर्वे किया, डिक चेनी उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे। मैं बाहर निकल के कई लोगों से पूछता था हु इज डिक चेनी, तो उन्हें कोई पता नहीं होता था डिक चेनी कौन है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को पे चेक टू पे चेक रखा जाता है। उनको गाड़ी दे दी जाती है बगैर कुछ लिए। बल्कि यहाँ पे एक रवाज होता था कि गाड़ी लेने आए एंड गेट द $2,000 कैश बैक। आप गाड़ी लेने गए, साथ $2,000 कैश दे देते थे आपको। अच्छा, हालांकि वो आपके कर्जे का हिस्सा होता था। घर लेने जाएं, आप $2 मिलियन का घर ले लें, इंटरेस्ट ओनली पेमेंट। आपने सिर्फ इंटरेस्ट देना है, आप घर में रह रहे हैं, आपने प्रिंसिपल का देना ही कुछ नहीं। उसका मतलब क्या होता है कि लोग एक चेक लेते हैं तो दूसरे की फिक्र पड़ जाती है, उनको इतना बिजी रखा जाता है। वी आर बेसिकली इन अमेरिका, पीपल आर ओन्ड बाय द बैंक्स। हम बैंकों के लिए काम कर रहे हैं। हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया जाता कि हम सोचें कि सियासत में क्या हो रहा है, कांग्रेस किस तरह लूट रही है इस पाकिस्तान अमेरिका को।
तो उनको तो पता ही नहीं है कि अगर मैं छोटी सी एक और मिसाल देना चाहता हूँ, मुझसे अक्सर कई लोग उन्होंने पूछना, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? मैंने कहा हाँ, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो मैं उनसे उन्होंने पूछना वेयर इज पाकिस्तान? मैं कहता था नेक्स्ट टू मैक्सिको। तो वो बिलीव कर लेते थे, ये कहता था पाकिस्तान इज नेक्स्ट टू मैक्सिको। उन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान कहाँ है, उन्हें क्या पता भारत में क्या पकड़ा है। तो वो फिर स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते क्या? क्या उन्होंने करना, होश ही नहीं है उनको, होश ही नहीं है उनको। तो बैंकों ने ऐसे चक्कर में लगा दिया है। इमरान खान भी, मुझे लग रहा है इमरान खान वाले स्कूल से ही पढ़ गया है वो भी। अच्छा, उसमें लेकिन एक जो दूसरा तबका है जो सोच रहा है, उनको इन्होंने बड़ा डैमेज करने की ट्राई हो रही है कि किसी तरीके से भारत की गुडविल को डैमेज किया जाए। ये मैं इसका इकरार करूंगा। कल बहुत मैं बम्बारमेंट थी यहाँ पे सोशल मीडिया पे और हर चीज पे, कई जबानों में ट्रांसलेट कर करके बता रहे थे ओ भारत ये, भारत वो, भारत ये, भारत। लेकिन इसका उसका कर कुछ नहीं पाएंगे। ये जो थोड़ा सा शोर करेंगे, जब तक अगली नई खबर कोई नहीं आती उस वक्त तक ये इसको चबाएंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे, लेकिन कर कुछ नहीं सकते इस वक्त। एब्सोल्युटली। वहां पे बैठकर वो भारत की तरक्की किस तरह से रोक पाएंगे? आप अपनी पब्लिक नहीं, कंजम्पशन के लिए कुछ भी चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। लेकिन भारत की बल्कि तरक्की रोकना आपके नहीं, हाथ में तो बिल्कुल नहीं है। बल्कि अंबर एक मैं एक ये सवाल। कहूंगा, जी, इस वक्त अमेरिका को भी भारतीय चला रहे हैं जो यहाँ बैठे। एब्सोल्युटली ये फैक्ट है और ये ओपन रियलिटी है, सब जानते हैं। ये समझें या ना समझें, लेकिन ये अपने चलाने वालों को किस तरह रोकेंगे, फिर खुद किधर जाएंगे। जी, और एक सवाल थोड़ा-सा हट के वो ये कि अभी पाकिस्तान के जो एक्स एम्बेसडर हैं अब्दुल बासित साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू किया था जिसमें जिनका इंटरव्यू किया उनका नाम था ज़मीर अकरम। उसमें उन्होंने हालाँकि वो हमेशा इंडिया को लेके और वैसे भी वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं। मोदी जी को लेकर उन्होंने बातें की कि उनको फिर से कुछ बालाकोट जैसा कुछ की ज़रूरत है, 2024 इलेक्शन के लिए वो आने वाले हैं। ये बालाकोट की ज़रूरत भारत को, मोदी जी को ख़ास तौर से इलेक्शन में जीतने के लिए आपको लगता है कि पाकिस्तान का सहारा लेने की ज़रूरत है? क्योंकि मोदी जी ने काफ़ी कुछ काम किया है, लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। ये इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत क्यों नज़र आती है? और ख़ास तौर से जो लोकल चीज़ें हैं, उन पे कोई डिस्कशन, कोई फ़ोकस नज़र नहीं आ रहा, बजाय इसके कि आप ये पूछें कि नवाज़ शरीफ को जो उनके ऊपर करप्शन केसेस थे, उससे उनको बरी कर दिया गया है, इस पे कोई सवाल नहीं है। आने वाले इलेक्शन में वहाँ क्या होगा वो भी कोई अता पता नहीं है, लेकिन भारत की बड़ी फ़िक्र है उनको। अंबर, सबसे पहले तो बासत साहब ने जो प्रोग्राम किया, एक तो उन्होंने नया नया यूट्यूब चैनल बनाया है, एक उनको व्यूअरशिप की जरूरत है। दूसरा, वो मशहूर है, पहले इज फेमस हुँ, फॉर कंट्रोवर्सल स्टेटमेंट्स। एक, अब एब्सोल्युटली। उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट जो दो एम्बेसडर्स ने बैठ के दी है, मैं बिल्कुल 100% आपको ये बताऊंगा, ये इस तरह की हरकत की जाती है अगर आपकी पॉपुलैरिटी कम हो। आपके लिए आपने खुद बता दिया है कि मोदी साहब के लिए अकॉम्प्लिशमेंटें गिनाने के लिए एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है। वो शायद पीछे माजी में अगर देखा जाए तो शायद सोचा जा सकता था कि इलेक्शंस के आसपास ये एक बात बन चुकी थी कि इलेक्शन के दरमियान बॉर्डर पे तनाव हो जाता है। दोनों साइडों पे ये होता था, इधर भी उधर भी, ये सारा, क्योंकि इसको पॉलिटिकली यूज किया जा। लेकिन जब आप इतने पॉपुलर हो, जब आप इलेक्शन से पहले आप तेजाज में चढ़ के आप उसको 30 मिनट जहाज में बैठ के उसको उड़ा रहे हो, और उस मेरा मकसद है उसके बाद आपके पास क्या गुंजाइश है कि आप बालाकोट पे जाके अपना टाइम और एनर्जी और पैसे जाया करें और इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन लें। आपको क्या जरूरत है? लेकिन ये कहते हैं ना कि एक दीवाने का ख्वाब है, फिर उसमें ख्वाब देखने के पैसे तो नहीं लगते ना। तो वो फिर कहते हैं देखें हमें, देखें वो हमें मारेंगे, वो हमें देखें। एक बात है अंबर, ये गैरिजन स्टेट है पाकिस्तान, और इसके अंदर ये अब वो बेचारे पाकिस्तानियों को उनकी मजबूरी बन चुकी है कि उन्हें किसी ना किसी तरीके से डरा के कंट्रोल रखना पड़ता है। पहले भारत से डराना, फिर टीटीपी से डराना, अरे वो नहीं करेंगे तो आप हमारे बगैर बच नहीं पाएंगे। तो वो एक फैशन बन चुका है कि खौफ हर वक्त, ये करना वो करना। लेकिन ये कि भारत को जरूरत नहीं है, बल्कि मैं एक छोटा सा अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने अगले दिन एक ट्वीट की है, और उस ट्वीट पे इतनी उसकी व्यूअरशिप थी, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट वो ये थी कि सब कॉन्टिनेंट के 4 वजीर आजम की, मैं उस सेम डे की मैं बात उस दिन की मैंने कहा स्टोरी ऑफ द 4 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दो एक दिन के अंदर अदालत में पेश हुए, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान, करप्शन चार्जेस पे। और फिर मैंने उनको बताया कि एक प्राइम मिनिस्टर अपने होम मेड, लोकल मेड तेजाज में
30 मिनट बेंगलुरु के ऊपर फ्लाई कर रहा है एट द एज ऑफ 73। दूसरा उससे 100 किलोमीटर के फासले पे एक लग्जरी जेट लाइनर के ऊपर फ्लाई करके जा रहा है खैरात मांगने के लिए अपनी रूलिंग एलीट के लिए। तो इसमें मुझे बताएं कि मैंने कौन सी गलत बात की। लेकिन उसमें आपने तो ये सच बोला है, इसे हक बयान नहीं बोलते थे कि यार तुम लोग दिल्ली से 100 किलोमीटर के फासले पे 100 साल पीछे रह गए हो। तुम 100 किलोमीटर पे दुनिया 100 साल पीछे। बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचाया पाकिस्तान को। तौबा तौबा। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूं यार, या तो हिस्सा मुझे मेरे साथ डिबेट करें ना। मैं 14 अगस्त 1947 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक डे बाय डे डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि मुझे बताएं कि मैं गलत कह रहा हूं, कि हम लोग इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं सिवाय पाकिस्तानियों का। एब्सोल्युटली वही आर्मी भी है कि वहां पर जो कोर इश्यूज हैं, जो जनता से सरोकार है या कहीं आवाम के सरोकार हैं, जिनसे उन पे कभी ना कोई डिबेट होती, ना डिस्कशन होता है, कुछ भी बात ही नहीं होती। अभी अभी बीते दिनों एक टिकटॉकर जो 18 साल की थी, उसकी ऑनर किलिंग होती, वो भी जिरगा के फरमान पर। और एक 2022 में ही रिपोर्टेड केसेस जो 384 केसेस सिर्फ 2022 में रिपोर्ट हुए। इस पर ना किसी औरत को, किसी महिला को, किसी पे भी कहीं मैंने पूरे पाकिस्तान मीडिया में कोई डिस्कशन, कोई डिबेट नहीं देखी कि कंसर्निंग इशू है, इस पे हमें कुछ करना चाहिए। ओपन एटलीस्ट डिबेट स्टार्ट हो ताकि लोग उस पर सोचना शुरू करें और कोई एक प्रेशर हो सरकार पे कि जरगा को कंट्रोल करने के लिए कुछ तो सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव हो। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दों पे कोई बात ही नहीं करता। किसी को कोई भी परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, कौन आने वाला है रूल करने के लिए, कौन जा रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। सिर्फ इमरान खान को वर्शिप कर रहे हैं, इतना ही बढ़िया लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं, वो चाहे जो करे। इनफैक्ट अब अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें, एक 18 साल की लड़की, उसका वीडियो वायरल हो जाता है तो उसको फरमान जारी हो गया, मार दो। इमरान खान कुछ भी करते हैं तो उनकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ हो जाती है। अंबर, मैं बताना ये चाहूंगा कि अदालतें सारा दिन खुलती सिर्फ सियासी केसेस के लिए। 56,000 केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के डिले में है। आम जनरल पब्लिक कोई उस पर तवज्जो नहीं। एक और आप तो कह रहे ना कि चले वो ऑनर किलिंग बड़ी दूर होगी। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी के अंदर एक जज के घर में 14 साल नुकरानी को दोनों बाजू, मुझे याद है वो, उसके oh my दोनों बाजू God, तोड़ दिए गए, terrifying। उसके सर फाड़ा गया, उसमें कीड़े पड़ गए, फिर अंदर डाल देते। वो रोजाना चीखती थी, रोती थी, उसको उसके दवाई दी चेहरे की भी बहुत सारी सर्जरीज, कॉस्मेटिक सर्जरीज हो रही हैं इनफैक्ट। और लेकिन उसको कोई इंसाफ नहीं मिला, उसको जस्टिस नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि किसी एक बच्ची का वीडियो मुझे याद है कुछ महीनों पहले वायरल हुआ था, जो घर में बच्ची काम करती थी, किसी के कोई शाह कुछ पीर वीर थे, हाँ, और उसका वीडियो रेप रूठा करके था, मार दिया, रेप वाला। रेप करके मार के तो खुद साथ लिहाज सोता रहा वो आदमी। लेकिन देखिए, एक जो मैं समझता हूं, मैं इतना रिलीजियस इंसान तो नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो जुल्म इस वक्त हो रहे हैं पाकिस्तान में, मेरा ख्याल जो कुछ भी हो रहा है ये बददुआओं की वजह से। और जो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस है, इसका कन्विक्शन रेट 1 से 2.5% है। सबको इम्प्यूनिटी मिल जाती है। मतलब किसी को मार डालो, किसी का रेप कर डालो, जर्नलिस्ट को मार डालो, सबको इम्प्यूनिटी, सब मतलब सब खुला है। मैं शुक्र अदा करता हूं उसकी जात का कि मैं अमेरिका में हूं, मैं 3 बच्चियां हैं मेरी। इस कंट्री के अंदर औरतें इतनी सेफ हैं, और ये क्रिश्चियन कंट्री। मुझे कल किसी ने पूछा, वाइल्डर है जो डच, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, ये वो उन्होंने कहा जी वो अब वहां से निकालना चाहते हैं मुसलमान। मैंने एक और चैलेंज किया, मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूं, इस्लामिक इमिग्रेशन ने आज तक वेस्टर्न सिविलाइजेशन को या जिन मुल्कों में जाते क्या दिया है? और मेरा सबसे बड़ा ये क्वेश्चन ये है कि मुसलमान क्रिश्चियन कंट्रीज में क्यों आते हैं? अगर तुम्हें इस्लाम से इतनी मोहब्बत है, ईसाईयत से इतनी नफरत है, यहूदियों से इतनी नफरत, यहाँ क्या लेने आए हो भाई? सऊदी अरेबिया जाओ ना, अपने मुल्कों में रहो, क्रिश्चियन मुल्क में जाते हैं, फिर उनको वहीं पे फिर से वहां पे शरिया नाफिज करना होता है। हाँ, अब इस वक्त जोर है, इस वक्त एक तो पहले इंग्लैंड को बैंकरप्ट कर दिया, अब कहते हैं उसका नाम चेंज करके इस्लामिस्तान रखना है, कहते हैं उसको चेंज कर, कहते हैं शरिया इन्फोर्स करनी। बिल्कुल कह रहे हैं सारे। वहां पे एक चौधरी साहब है, उनके लीडर है, वो रोजाना गला फाड़ फाड़ कहते हैं हमने लंदन में शरिया इन्फोर्स करनी, हमने ये करना। जहां से आओ वहीं चले जाओ ना, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, भला होगा बेचारे जिनका। अच्छा, फिर एक और करते हैं, इस्लामिक कंट्रीज में एक एक गली में 10-10 मस्जिदें, 10-10 किस्म की अजानें दे रहे हैं,
अब यहां आके क्रिश्चियन कंट्रीज में यहां कहते हैं यहां भी मस्जिदें बनानी, यहां भी मस्जिद स्कूल नहीं चाहिए किसी को भी, नहीं, ना ना हॉस्पिटल ना, नहीं चाहिए किसी को स्कूलों में भी। तो जाना ही नहीं ना। स्कूल स्कूल अंबर स्कूलों में जाते तो मुसलमानों की हालत ये होती। इस देखिए तालीम से और इंग्लिश से तो हमने बाइकाट किया रखा है, कर दिया पिछले 3-4 सालों 400 सालों से। हमारी हमने नॉलेज डिनाई कर दिया कि हमने पढ़ना लिखना नहीं है। जो चीज ये चांद पे जाते हैं कहते हैं ये नहीं जी नहीं, ये कुफर है। लाउड स्पीकर ये कुफर है। ये प्रिंट आपको हाँ, पता वो पाकिस्तान का एक बनी। वीडियो था जिसमें कोई यूट्यूबर पब्लिक रिव्यू ले रहे थे वो चंद्रयान को लेके, तो कहते कि हमने क्या करना है चांद पे जाके, पाकिस्तान का तो जो भला है वो जिहाद से होना है। कारोबार है हमारा तो भाई, जिहाद हमारा कारोबार है। ले लें आप 5 किलो ले लें, 10 किलो ले लें, हम तो जिहाद बेच रहे हैं। सबसे पहले जब जर्मनी ने प्रेस बनाई थी तो इन्होंने फतवे दे दिए थे टर्की के मौलवियों ने कि ये कुफर है, इसके ऊपर कुरान प्रिंट करने से कुरान खराब हो जाएगा। तो फिर आज तक हम नाराज हैं नाले से। हमने हर चीज पे तो फतवा जाता है, टीवी पे, लाउड स्पीकर पे, हर चीज पे तो फतवा है। कौन सी चीज नहीं है जिसपे मैं फतवा अंबर है? और आजकल फिर मैंने आपको बिल्कुल बताया, इस्तेमाल होता है। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था चनकिया के बारे में, और टेक्सला जो यूनिवर्सिटी जी। सबसे ओल्डर है उसके बारे में पढ़ रहा था। और इन्होंने चनकिया के अंदर उनकी बुक जो है अर्थशास्त्र को डिनाई कर दिया सिर्फ इस वजह पढ़ने से कि जी इसमें वो हिंदुओं के मजहब की बातें। भाई वो जो हिंदुओं की मजहब है वो हिंदुओं के लिए ना, अच्छा आप भी तो हिंदुओं की औलाद हो, अच्छा उसको ना, एब्सोल्युटली। उसको एज ए रिसर्च करके पढ़ लो, उसको एज ए साइंस करके पढ़ लो। मुझे इतना फख्र है उस बुक के ऊपर, मैं बताना चाहूंगा। टेक्सला, मोहनजोदारो, मतलब हर चीज को नहीं उन्होंने हम डिनाई किया। मैं मैकियावेली को पढ़ा है, उसकी किताब दी प्रिंस को। उसकी किताब से 1300 साल पहले चनकिया चार्य उन्होंने वो बुक लिखी अर्थशास्त्र, 1300 साल पहले। और मेरा हेरिटेज है, मेरा डीएनए उस एरिया से है। तो मैं समझता हूं कि हम सिविलाइज है, लेकिन हमें पॉजिटिव, हमें चैनलाइज, हमें पॉजिटिव लीडर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल सका अफसोस के साथ। और उसके बाद हमने कारोबार बना लिया इस्लाम को और जिहाद को, अफसोस, और उसको हम समझ नहीं पाए। हम इस्लाम और के इस कारोबार को उसकी फिलॉसफी, जमाने के लिए हाँ, इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की बजाय उसके रिचुअल पे और कारोबार पे जोर दे दिया। यही हमारी बर्बादी का सबसे ज्यादा इस वक्त। एब्सोल्युटली। और इसको करने में बड़ी मेहनत लगी है। भारत से टुकड़े करके पाकिस्तान निकाला, फिर 76 साल लगे हैं आवाम को और इस एक माइंडसेट को तैयार करने के लिए। आसानी से थोड़ी हुआ है। बहुत हाँ, मेहनत की, बहुत मेहनत। जी। बहुत बहुत शुक्रिया तार साहब, आप हमारे साथ चर्चा पे जुड़े। बहुत इंटरेस्टिंग एक ओपन डिस्कशन रहा। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। नमस्कार। नमस्कार।